हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्गांग पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एस नेटवर्क जोन यूट्यूब चैनल सर्वर हिंदी सीरीज पे। आज का जो हम लोगों का सेशन है विच इज इंस्टॉलेशन ऑफ VMware ESXi होस्ट 8.0, राइट। सो यानी कि आज हम बात कर रहे हैं सीधा सीधा हाइपरवाइजर को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, वो भी VMware का हाइपरवाइजर हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं हाइपरवाइजर की और आप नहीं अगर जानते हैं हाइपरवाइजर के बारे में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने मेरा प्रीवियस सेशन मिस कर दिया है, जिसे आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या आपको मिल जाएगा आई बटन पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप हाइपरवाइजर के बारे में चीजों को जान लें अच्छे ग्रेजुअली कि हाइपरवाइजर क्या होता है, उसके बाद देखें आप इस हाइपरवाइजर के इंस्टॉलेशन को। और आज जो हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं विच इज ESXi होस्ट, यस डेफिनेटली अगर हम बात करें तो टाइप 1 हाइपरवाइजर है, तो सारा का सारा चीजें जो होगी हमारी लैब बेस्ड होगी। तो यहां खड़ा होकर तो बात नहीं कर सकते उसके बारे में कि कैसे इंस्टॉलेशन होनी है। इसके लिए चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहीं बात करते फिर। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और बिफोर इंस्टॉलेशन एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इंस्टॉलेशन से रिलेटेड ही, विच इज़ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ ESXi होस्ट। ये हम सभी को पता होना चाहिए, चाहे मैं अपने से टेस्टिंग एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर रहा हूँ या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं। और मैं यहाँ जो आपको डिस्प्ले करने जा रहा हूँ ये मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होने वाली है हमारी, राइट। सो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जरा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें यह CPU चाहिए X64 बिट आर्किटेक्चर वाला, जिसके अंदर मिनिमम 2 कोर होना चाहिए और VT इनेबल्ड प्रोसेसर होना चाहिए। ये हमारे पास CPU होना चाहिए, राइट। अगर आप लेगेसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मेरे पास ड्यूल कोर या कोर ड्यूल कंप्यूटर है जो कि 2 कोर का है और 64 बिट आर्किटेक्चर है लेकिन VT इनेबल्ड नहीं है, तो वो मेरे लिए यूजलेस है, सबसे पहली चीज़। और अगर मैं बात करूं अगर इतने पुराने एनवायरनमेंट की लेगेसी CPU पर अगर आप इसे डिप्लॉय करेंगे तो और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे। तो मैं अभी हाल फिलहाल अगर मैं बात करूं तो मैंने लैब एनवायरनमेंट में Xeon प्रोसेसर यूज़ किया हुआ है, जो कि मेरे पास 12 कोर का ये सर्वर है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं मुझे GPU चाहिए, और GPU एज इन अगर मैं बात करूं ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट, मिनिमम अगर मैं बात करता हूं तो 256 MB मुझे चाहिए। बट अगर इन फ्यूचर अगर आप बात कर रहे हैं कि आपको कोई वर्चुअल मशीन रन करनी है और वो वर्चुअल मशीन ज़्यादा आपका ग्राफिक कार्ड कंजप्शन करने जा रही है, माइट भी आप उस पर गेम टेस्ट करेंगे या गेमिंग के लिए आप काम कर रहे हैं, ऑटोडेस्क एप्लीकेशन चलाएंगे, गूगल अर्थ जैसे एप्लीकेशंस चलाएंगे, तो माइट भी आपको ये GPU ज़्यादा चाहिए। वैसे मैं एक बात बता दूं GPU से रिलेटेड, अगर इवन आजकल अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप भी परचेज करते हैं तो मिनिमम भी आपके पास 2 GB का तो ग्राफिक कार्ड आपके पास इनबिल्ड होता ही है। हम बात कर रहे हैं सर्वर्स की, राइट। तो सर्वर में तो आप एक अच्छा हाई कॉन्फ़िगरेशन का जो भी चीज़ें इक्विपमेंट लगा रहे हैं वो सारी की सारी अच्छी लगाने वाले। यहाँ पर केवल इंस्टॉलेशन की बात हो रही, तो इंस्टॉलेशन के प्रोस्पेरस 256 MB आपको GPU चाहिए। देन नेक्स्ट मैं सेक्शन में बात करूं तो मुझे रैम चाहिए 8 GB मिनिमम इंस्टॉलेशन के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट पे, फिजिकल सर्वर पर। और अगर आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि वर्चुअल मशीन किस तरीके से क्रिएट होगी सक्सेसफुली और किस तरीके से डिप्लॉय होगी, तो उस प्रोस्पेरस अगर मैं बात करूं तो 12 GB आपको रैम चाहिए। क्योंकि अगर आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 डिप्लॉय करेंगे या सर्वर 2019 इंस्टॉल करेंगे या रेल का कोई भी वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो 2 GB से 4 GB तो अगर मैं बात करूं वर्चुअल मशीन यानी कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंजप्शन में यूज़ कर लेगा। रेस्ट 8 GB तो हमारे ESXi होस्ट को चाहिए ही चाहिए। देन स्टोरेज के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो स्टोरेज मुझे मिनिमम 32 GB स्टोरेज चाहिए, जिसके अंदर ये अपनी डेटा स्टोर को मेंटेन करके रखेगा। इसके अलावा इसकी खुद की इन्वेंट्री होंगी और रेस्ट ऑफ द सेटिंग्स होंगी, हाइपरवाइजर के सिस्टम फाइल्स भी होंगी। तो वो सारी की सारी चीज़ों के लिए मुझे मिनिमम 32 GB का स्टोरेज चाहिए। और इन लास्ट अगर मैं बात करूं एक मिनिमम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए। वैसे एक से काम नहीं चलने वाला है, अगर आपने खाली इंस्टॉलेशन करनी है तो आप एक दे दें। लेकिन अगर मैं लैब्स के प्रोस्पेरस बात करूं विच इज़ VCP DCP जो हम लैब करने जा रहे हैं, उस लैब के प्रोस्पेरस मिनिमम
हमें 4 निक कार्ड चाहिए। वैसे तो 2 से भी काम चला लूँगा मैं, लेकिन 4 अगर आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होंगे ESXi होस्ट के ऊपर, देन इट वुड बी मोर गुड। तो अगर आज के टाइम में अगर हम कोई सर्वर, फिजिकल सर्वर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, रैक सर्वर के बारे में या ब्लेड सर्वर्स के बारे में, तो रैक सर्वर के अंदर कम से कम आपको 4 कोर या 4 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या 8 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तो वैसे भी मिल जाते हैं, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ में विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब कभी आपके पास जो भी CPU आप यूज़ कर रहे होंगे, इस CPU को आप वेरीफाई कर सकते हैं VMware की ऑफिशियल साइट से, विच इज़ अ CPU कंपेटेबिलिटी लिस्ट है, जहाँ पर आप ये वेरीफाई कर पाएंगे कि आपके कंप्यूटर में जो CPU लगा हुआ है उस पर आप ESXi होस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं। तो ये वेरीफाई ज़रूर कर लें। साथ साथ एक लिंक मैंने यहाँ पर आपको दिया है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं VMware का हाइपरवाइज़र। ये आपको यहाँ से भी मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, VMware के पोर्टल पर जाकर एक बार अपने आप को साइन अप करना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ से आप VMware की साइट से ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफिशियल साइट से जाकर साइन अप करने के बाद हाइपरवाइज़र डाउनलोड करें, राइट। किसी और साइट से अगर आप इसे डाउनलोड कर रहे हैं, आप कहते हैं मेरे पास ऑलरेडी कहीं से है और मैंने उसे क्रैक यूज़ कर रखा था लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है, तो मैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा। लेकिन अगर आप VMware की साइट से ऑफिशियली डाउनलोड करेंगे देन इट वुड बी मोर गुड, राइट। तो अब चलते हैं लैब एनवायरनमेंट की तरफ, अपने सर्वर पर जहाँ पर मैं इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ। सो मैं अभी आ गया हूँ अपने VMware वर्क स्टेशन पर, और ये हमारा टाइप 2 हाइपरवाइज़र है। तो अभी आप लोगों को अच्छे से चीज़ें, मैं एक एक चीज़ें डिस्क्राइब कर पाऊँ, इसलिए मैंने ये टाइप 2 हाइपरवाइज़र का इस्तेमाल किया हुआ है, और यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा पाऊँ, राइट। तो अभी VMware वर्क स्टेशन के बारे में हमने कुछ भी चीज़ें डिस्कस नहीं करी हैं। पिछले प्रीवियस सेशन में भी मैंने बोला था आपको कि अगर आप टाइप 2 हाइपरवाइज़र यानी VMware वर्क स्टेशन से रिलेटेड या दूसरे टाइप 2 हाइपरवाइज़र के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे आप जब तक कमेंट सेक्शन में नहीं बोलेंगे, इंस्टाग्राम पर नहीं बोलेंगे, तो मैं इसका सीरीज़ या वीडियोस नहीं बनाने वाला हूँ। मैं टाइप 1 को ही डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि वही हमारे बेसिकली VCP का पार्ट है, और कंपनी एनवायरनमेंट के अंदर, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर भी हम टाइप 1 हाइपरवाइज़र को यूज़ करते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, वर्चुअल सर्वर क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर मैं अपना ESXi होस्ट इंस्टॉल करने वाला हूँ, विच इज़ 8.0। इसके अंदर मैंने 32 GB रैम इंस्टॉल किया, जबकि हम बात करें मिनिमम हमें 8 GB रैम चाहिए और 12 GB चाहिए अगर मैं कोई वर्चुअल मशीन टेस्ट करना चाहता हूँ। और 8 कोर का मैंने इसमें प्रोसेसर दे दिया है, 250 GB का स्टोरेज दिया है SKZ। इसके अलावा CD DVD के प्रोस्पेरस अगर मैंने बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी इसमें VMware ESXi 8.0 की ISO इमेज माउंट कर दी है। यहाँ पर 8 मैंने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अडेप्टर्स लिए हुए हैं जो कि मेरे ब्रिज एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं। देन USB पोर्ट्स मैंने लिए हैं जो कि 3.0 पे काम करेंगे, एंड डिस्प्ले पोर्ट मैंने लिया हो जो कि 1 GB का है GPU मेरा। तो वैसे तो हमें 256 MB चाहिए, बट 1 GB अगर मैं दे दूंगा या 2 GB मैं दे दूंगा देन इट वुड बी सफिशिएंट, राइट। तो चलते हैं, एक बार मैं इसे पावर ऑन कर लेता हूँ। राइट, तो ये हमें दिखा रहा है कि ये लोडर स्टार्ट हो गया है, जो कि इंस्टॉलर है। इंस्टॉलर लोडर हमारा प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला है, और कुछ फाइल्स, रेस्ट ऑफ द फाइल्स भी ये लोड कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छोटा सा और अभी मॉडिफिकेशन हुआ है। मॉडिफिकेशन ये हुआ है कि 2 सेक्शंस में हमारी स्क्रीन आ रही है ESXi होस्ट की। अगर अपर वाला पार्ट देखेंगे जो कि ग्रे कलर के अंदर कुछ डिस्प्ले हो रहा है, इसके अंदर हमारा हार्डवेयर के बारे में ये डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन, और साथ साथ आप कौन सा पैच यूज़ कर रहे हैं ESXi होस्ट का वो भी डिस्प्ले करता है। तो ये दिखा रहा है कि मैं VMware ESXi 8.0.0 यूज़ कर रहा हूँ, और ये इसका जो पैच नंबर है वो ये नंबर है, सो दैट कल को अगर इसमें कोई इशू आता है और आपको VMware से सपोर्ट लेना है तो वो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे आप कौन सा पैच नंबर या बिल्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप बता सकते हैं कि हम ये बिल्ड यूज़ कर रहे हैं, राइट। देन अभी क्योंकि मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट पे यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि टाइप 2 हाइपरवाइज़र पर इसे यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरे को VMware इनकॉर्पोरेशन दिखा रहा है। और अगर ये फिजिकली सर्वर पर मैं इंस्टॉल करता, जो कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम सारा का सारा फिजिकली ही इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पर आपके मदरबोर्ड की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता। देन थर्ड लाइन के अंदर ये आपको डिस्प्ले कर रहा है कि आपने इसमें 4
कोर का प्रोसेसर यूज़ किया, 4x2 कोर का प्रोसेसर यूज़ किया, तो 4x2 8 कोर हो गए टोटल, जहाँ पर Xeon प्रोसेसर यूज़ किया है और आपने ये प्रोसेसर की डिटेल डिस्प्ले कर रहा है। देन आपको ये रैम डिस्प्ले कर रहा है कि आपने 32 GB का इसमें रैम इंस्टॉल किया, राइट। तो ये हार्डवेयर से रिलेटेड अपर सेक्शन के अंदर ये चीज़ें आती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यूअर आपको इस तरीके की स्निप अपने पास रखते हैं फ़ोन्स के अंदर, और वो आपसे पूछते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि आपने कितनी एनवायरनमेंट के अंदर लैब्स किए हैं, मतलब लैब्स एज इन कि कितना फिजिकल एनवायरनमेंट पे, रियल एनवायरनमेंट में वर्क किया या नहीं। तो ये जानना चाहते हैं कि स्निप दिखाकर कि ये फिजिकली इंस्टॉल है या वर्चुअल, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये आप सेकंड लाइन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ VMware इनकॉर्पोरेशन लिखा है तो इट मीन्स ये वर्चुअली इंस्टॉल्ड है हाइपरवाइजर, और अगर यहाँ आपको हार्डवेयर की डिटेल ये डिस्प्ले कर रहा है तो इट मीन्स ये फिजिकल है, राइट। और ब्लो सेक्शन के अंदर ये आपकी इंस्टॉलर की चीज़ें ये डिस्प्ले कर देता है, या रेस्ट ऑफ द थिंग्स ये डिस्प्ले करता है। तो अभी यहाँ देखें तो ऑलमोस्ट इसका इंस्टॉलर लास्ट में आ गया है और ऑलमोस्ट ये सेक्शन कंप्लीट होने वाला है। देन यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास वेलकम मैसेज आ गया इंस्टॉलेशन के लिए, और यहाँ पर भी हमारे पास एक लिंक दे रहा है VMware पोर्टल का, जहाँ पर हम अपने हार्डवेयर को ये चेक कर सकते हैं, कंपेटेबिलिटी लिस्ट को चेक कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि मैं इस हार्डवेयर पे इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ या नहीं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो हमने बात करी थी ये वही लिंक है। तो मैंने अपना हार्डवेयर ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, तो मैं इसे यहाँ पर एंटर प्रेस करके कंटिन्यू कर देता हूँ। देन हमारे पास आता है एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट। तो कोई भी आप जब प्रोडक्ट इंस्टॉल करते हैं हर जगह आपको यूला मिलता है, विच इज़ एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती है अलग अलग डिफरेंट वेंडर्स की, और OEM जिसका हम यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन या हाइपरवाइजर यूज़ कर रहे हैं उन सभी का। तो अभी ESXi होस्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ESXi मीन्स VMware का ये हम ESXi होस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो VMware ने अपना लाइसेंस एग्रीमेंट दिया हुआ है। मैं यहाँ पर F11 प्रेस करके इसे एग्री कर लेता हूँ। देन ये स्कैन करेगा मेरे हार्डवेयर को, और स्पेशली ये डिटेक्ट करेगा कि मैंने अपने कंप्यूटर में कितने स्टोरेज लगाए हुए हैं। सो जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने हार्डवेयर के अंदर एक स्टोरेज लगाया हुआ विच इज़ डैश। तो डैश क्यों है? क्योंकि ये लोकल में डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं स्टोरेज से स्पेस लेकर आता और यहाँ पर मैं माउंट करता तो ये रिमोट सेक्शन के अंदर आता। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रियल एनवायरनमेंट में आप स्टोरेज से स्पेस लेकर आ रहे हैं जहाँ पर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, और वो अभी आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं कंसोल को। बट अभी मैंने कोई भी नेटवर्क से स्टोरेज से स्पेस नहीं लिया हुआ है, लोकली मैंने यहाँ पर 250 GB का डिस्क स्पेस कनेक्ट किया हुआ है। और इसके अलावा साथ साथ ये एक चीज़ और भी हमें बता रहा है कि ये जो भी आपने 250 GB का डिस्क लगाया ये फॉर्मेट हो जाएगा, और इसका खुद का ESXi होस्ट का एक फाइल सिस्टम है विच इज़ VMFS। तो ये बता रहा है कि कोई भी एक फाइल सिस्टम ले लेगा ऑटोमेटिकली, जिसमें ये वर्जन 3 से वर्जन 5 के आसपास तक का कुछ भी एक यूज़ कर लेगा। वैसे अभी मैं बात करूँ 8.0 की, तो ये वर्जन 5 नहीं वर्जन 6 पर इंस्टॉल होगा। तो ये कैसे हम इंश्योर करते हैं, चेक करते हैं, मैं आपको आने वाली अपकमिंग लैब्स के अंदर दिखाऊंगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि हम डेटा स्टोर का कौन सा, यानी कि ESXi होस्ट की जो हार्ड डिस्क जब फॉर्मेट होती है तो उसके फाइल सिस्टम का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो VMFS बेसिकली ये चल रहा है। आप ये याद रखें कि जैसे विंडोज़ में FAT NTFS या REFS होता है, लाइनक्स के अंदर ext3 ext4 होता है, इसी तरीके से ESXi होस्ट के अंदर हमारे पास जो फाइल सिस्टम होता है विच इज़ VMFS स्टैंड्स फॉर वर्चुअल मशीन फाइल सिस्टम, राइट। तो अभी मैं यहाँ एंटर प्रेस करके इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। देन आता है मेरे पास कीबोर्ड लेआउट। तो जैसा भी आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो जो भी कीबोर्ड लेआउट आपने चेंज करना है वो यहाँ पे एरो बटन से आप चेंज कर सकते हैं। बट अभी मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश US डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ और कंटिन्यू कर लेता हूँ क्योंकि इसे मैं ईजिली अंडरस्टैंड कर पाऊँगा। सो यहाँ पर मुझे रूट का टॉप सीक्रेट पासवर्ड देना, तो जो भी आप अपने एनवायरनमेंट में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। सो मैं आप लोगों को अगेन सजेस्ट करूँगा, यहाँ पर भी जब कभी आप पासवर्ड देते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप ऑनलाइन पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आप पहले पासवर्ड जनरेट करें और तभी आप पासवर्ड दें। या आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है जैसे पैम, जहाँ से हम पासवर्ड जनरेट करते हैं और फिर अपना असाइन कराते हैं पासवर्ड, वो दें, वो ज़्यादा सिक्योर होगा। अगर आप कोई रेंडमली ऐसी पासवर्ड दे देंगे और आपने भाईचारे में किसी के साथ शेयर कर दिया तो माइट भी आपके साथ और भी चैलेंजेस आएँ, तो वर्स्ट सिचुएशन आ सकती है। तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप हमेशा जब भी पासवर्ड यूज़ करें तो वो पैम टूल के थ्रू ही पासवर्ड यूज़ करें। तो अभी मैं एक पासवर्ड दे देता हूं जो कि मैंने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है, राइट। तो ये पासवर्ड आपको डिस्प्ले नहीं होगा
और यहाँ पर कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है कि मैं इसे शो पासवर्ड करके चेक कर सकूँ। देन मैं कंफर्म पासवर्ड कर देता हूँ एंड देन एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास अगेन एक वार्निंग मैसेज आ गया। ये कह रहा है कि आपने अगर अभी इंस्टॉलेशन करनी है ESXi होस्ट की, तो ये ध्यान रखिए आपके डिस्क के अंदर अगर कोई भी डेटा है तो वो डिलीट हो जाएगा। तो अगर उसमें कोई डेटा है तो आप पहले उस डेटा को बाहर निकाल लें या किसी और एक्सटर्नल ड्राइव में रख लें और उसके बाद इस डिस्क को फॉर्मेट करें। तो मैंने अभी एक फ्रेश डिस्क लगाई 250 GB की, तो मैं इसे क्लीन कर इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो मैं प्रेस करता हूँ F11। देन अगर मैं बात करूं इस ESXi होस्ट की, एक सबसे अच्छी ब्यूटी जो मुझे पसंद आती है कि ये इंस्टॉलेशन होने में ज़्यादा देर नहीं लगाता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में ये इंस्टॉलेशन हो जाता है। बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है कि ये 5 मिनट से ज़्यादा ले। अभी भी आप देख रहे होंगे कि जितनी देर में हमने बात करी है लगभग ये 45% पर पहुंच गया है और बहुत जल्दी ये इंस्टॉल हो जाता है। सो इन अ मीन वाइल टाइम जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रहा है गाइज, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप वर्जन 5.5 से लेकर वर्जन 8.0 तक कोई भी वर्जन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम है, कोई भी सिंगल स्टेप डिफरेंस नहीं है। आप इजीली इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट एनवायरनमेंट में या फिर अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो भी आपको वर्जन डिप्लॉय करने हैं वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर 6 वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूँ या 7 इंस्टॉल कर रहा हूँ ये ESXi होस्ट का तो उसका डिफरेंट ऑप्शन होगा। सो ऑलरेडी वर्जन 7 पे मैं एक सेशन डिज़ाइन कर चुका हूँ जिसे मैंने इंग्लिश वर्जन में मैंने डिज़ाइन किया था काफ़ी टाइम पहले। तो अगर आप उसे चेकआउट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं या फिर आपको मिल जाएगा ये ऊपर आई बटन पर, तो वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी अगर देखना है कि 7.0 कैसे डिप्लॉय होता है, राइट। सो आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और अभी 5 मिनट भी नहीं लगे थे और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। सो अभी मैं क्या करता हूँ, ये कहता है कि एंटर कर दें एक बार सो दैट ये सक्सेसफुली रिबूट हो जाए। तो मैं एंटर प्रेस करके रिबूट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास ये फर्स्ट स्क्रीन आ गई है ESXi होस्ट की, जहाँ से अब आप इसे आगे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। सो अगर इसे कॉन्फ़िगर करना है तो कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपको इसका DCUI कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं जानते कि DCUI कॉन्फ़िगर कैसे करें तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप के लिए मैं एक और सेशन लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि DCUI को कैसे कॉन्फ़िगर करना और उसके बाद आप इसको वेब बेस मैनेज कर सकते हैं सारा का सारा ग्राफिकली। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं, विंडोज़ यूज़र से मेरा मतलब ये कि विंडोज़ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं और बिल्कुल भी कमांड लाइन ज़्यादा इतने अच्छे नहीं हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सारा का सारा आप मैनेजमेंट ऑलमोस्ट 99% मैनेजमेंट आप इसका ग्राफिकली कर सकते हो। वैसे कमांड लाइन भी कर सकते हैं, कमांड लाइन सेक्शन भी हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम कवर अप करें, लेकिन फिर भी ग्राफिकली हम चीज़ें देखेंगे कि ग्राफिकली भी अगर चीज़ें मैनेज करनी है तो कैसे करें, राइट। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके वीडियो में ज्यादा बताएं। कहां पर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं अगर आपने अपने एनवायरनमेंट भी हाइपरवाइजर को डिप्लॉय किया था, स्पेशली VMware 8.0 को। तो अगर इस तरीके की कोई इश्यूज हैं जहां आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आपको लिंक दिख रहा होगा यहां पर, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम कर दें। लेकिन डीएम करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने VMware पोर्टल का ऑफिशियली हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी लिस्ट की एक कैटेगरी दी है जहां पर आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका हार्डवेयर सक्सेसफुल, मतलब वहां पर डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हैं हाइपरवाइजर की या नहीं। अगर आपका हार्डवेयर बहुत ज्यादा लेगेसी है जहां पर डिप्लॉय नहीं हो सकता है तो चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। और अदरवाइज अगर अभी हाल फिलहाल ही है, जैसे आप बोलते हैं कि आप अपने लैपटॉप पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या डेस्कटॉप पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं विच इज i7 और कुछ लेटेस्ट जनरेशन ही है, वहां पर चैलेंजेस आ रहे हैं, तो क्या इश्यूज आ रहे हैं आप मुझे स्क्रीनशॉट के साथ अपने इश्यूज मेरे को भेजो, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, राइट। तो आई एम होपिंग कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, राइट। तो चलिए फिर आज का सेशन यही एंड करते हैं एंड इन लास्ट एक ही मैसेज आपको कन्वे करना चाहूंगा, लर्न, अर्न एंड ग्रो।